Hello students, this video lecture is on parallel processing and computing subject for BE 7th semester CSE students by Neelam Sharma, Assistant Professor from Bharati College of Engineering and Technology, Durg, Department of Computer Science and Engineering. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था पैरेलल प्रोसेसिंग का, उसमें हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, पाइपलाइनिंग क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है और ट्रेंड्स क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग के। आज हम पढ़ेंगे पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम और पैरेलल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। तो ये जो है हमारा टॉपिक है पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। सिमिलरली एक और इसके जस्ट बाद एक और टॉपिक आता है पैरेलल प्रोसेसर मैकेनिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। तो दोनों के आंसर्स डिफरेंट हैं, दोनों की डायग्राम्स डिफरेंट हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि जब तक मैकेनिज्म वर्ड का यूज़ ना हो आपको यही वाला आंसर लिखना है। अगर मैकेनिज्म वर्ड का यूज़ होगा तो इसके बाद जो मैं वीडियो लेक्चर में मतलब इसी वीडियो लेक्चर में दूसरा टॉपिक जो बताऊंगी आपको वो वाला आंसर एग्ज़ाम में लिखना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। यूनिप्रोसेसर का मतलब होता है एक प्रोसेसर वाला सिस्टम। क्या हम उस एक प्रोसेसर वाले सिस्टम में पैरेललिज्म अचीव कर सकते हैं? इफ़ येस देन हाउ, ये क्वेश्चन का आंसर हमको इस डायग्राम से मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है, हमारा CPU है, ये CPU है। यहाँ पर डायग्नोस्टिक मेमोरी है, ये R0 से R15 रजिस्टर्स हैं। ये PC है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। लोकल मेमोरी है, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सीलरेटर है। यहाँ से कंसोल और फ्लॉपी डिस्क का वायर भी गया हुआ है। ये हमारी मेन मेमोरी है। 2 to the power 32 वर्ड्स 32 बिट्स ईच के मेमोरी में काम करती है। जो इस आंसर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरप्रेटर। अब यहाँ नीचे देखिए, ये सारा क्या है, बॉक्स जो है वो आईओ डिवाइस का बॉक्स है, जहाँ पर यूनिबस अडेप्टर है, मास बस अडेप्टर है, आईओ डिवाइसेस। इन CPU, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस हमने यूज़ की है उसका नाम है सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरप्रेटर, जिसको हम SBI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम जो आंसर बनेगा या जो ये टॉपिक है उसका जो मेन कीवर्ड है या मेन पॉइंट है वो है सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरप्रेटर। इसी के थ्रू हम किसी यूनिप्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसर बना सकते हैं। नहीं बना सकते ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि यूनिप्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसर बनाने के लिए हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हम किसी भी यूनिप्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसर नहीं बनाते, क्योंकि वो हमको ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्ट में पड़ता है। इसलिए हम डायरेक्टली पैरेलल प्रोसेसर का ही यूज़ करते हैं। ये जो है उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो डायग्राम है वो एक सिस्टम का डायग्राम है जिसका नाम है VAX 11/780। कोई आर्किटेक्चर होता है, कोई कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले अ टिपिकल यूनिप्रोसेसर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। पहला है मेन मेमोरी, दूसरा है CPU और तीसरा है इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। तो पहला है CPU, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। किसी भी टिपिकल यूनिप्रोसेसर के लिए ये 3 चीज़ें, 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर है हमारा वो शो करता है सुपर मिनी कंप्यूटर। किसका आर्किटेक्चर? VAX 11/780। ये उस कंप्यूटर का नाम है जिसका ये आर्किटेक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। There are 16 32-bit general purpose register. There is also one special register which is known as the program counter. यहाँ पे 16 जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर थे और ये जो एक हमारा यहाँ पर PC लिखा हुआ था वो प्रोग्राम काउंटर है। There is also a special CPU status register containing information about the current state of the processor
and of the program being executed. एक और CPU हमारा स्टेटस रजिस्टर है, स्पेशल CPU स्टेटस रजिस्टर है, जो कि हमारे CPU के बारे में, करंट स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि अभी नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। नेक्स्ट है द CPU कंटेन्स एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सीलरेटर और कुछ लोकल कैश मेमोरी। द CPU कैन बी इंटरवेंड बाय द ऑपरेटर थ्रू कंसोल कनेक्टेड टू अ फ्लॉपी डिस्क। जो CPU जो है वो हमारा इंटरवेंड किया जा सकता है एक ऑपरेटर के थ्रू, जिसके थ्रू हमने एक फ्लॉपी डिस्क को कनेक्ट किया हुआ। CPU मेन मेमोरी और IO सब सिस्टम जो है वो एक कॉमन बस से कनेक्टेड है और उस कॉमन बस का नाम है सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरप्रेटर या इंटरकनेक्ट SBI। थ्रू दिस बस ऑल द IO devices कैन कम्युनिकेट with each other and with the CPU और with the memory। इस बस के थ्रू हम सारी IO devices से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो CPU से कम्युनिकेट कर सकते हैं या तो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द पेरिफेरल डिवाइसेस और द IO डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू द SBI थ्रू यूनिबस एंड इट्स कंट्रोलर और थ्रू द मास बस एंड इट्स कंट्रोलर। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जहाँ पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब IO डिवाइसेस ही होता है, तो उनको SBI के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमने यूनिबस मास बस के जो अडेप्टर्स और कंट्रोलर्स लगाए थे उसके थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है, पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, कभी भी एग्ज़ाम में बिना डायग्राम के आपको आंसर नहीं लिखना है, खासकर पैरेलल प्रोसेसिंग में, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम पे डिपेंड करती है और बाकायदा उसका नाम भी लिखना है कि किस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपने बनाया है। तो अगर पैरेललिज्म पूछा है बिना मैकेनिज्म के तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसमें मेन जो कीवर्ड है वो है सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरप्रेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पैरेलल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। इसके पहले जो पढ़े थे वो पैरेलल प्रोसेसर इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम था। उसका मतलब ये है कि किसी भी यूनिप्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसर कैसे बनाते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना है कि मैकेनिज़्म क्या है प्रॉपरली किसी भी यूनिप्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसिंग की तरह काम करवाने का। तो इसमें 6 सब पॉइंट्स हैं इस आंसर के अंदर। तो सबसे पहला जो सब पॉइंट है जिसके थ्रू हम पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर सकते हैं यूनिप्रोसेसर सिस्टम में, तो वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट। इस पर डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये CDC 6600 कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले IO सब सिस्टम है, फिर मेमोरी है और फिर सेंट्रल प्रोसेसर है। तो सबसे पहले IO सब सिस्टम के अंदर क्या है, पेरिफेरल प्रोसेसर से पेरिफेरल चैनल्स हैं PP0 से PP9 तक। फिर मेमोरी है, सेंट्रल स्टोरेज, फिर 10 फंक्शनल यूनिट्स हैं, 24 रजिस्टर्स है, इंस्ट्रक्शंस ट्रैक है, और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो इसके अंदर परफॉर्म हम कर सकते हैं। तो अर्ली कंप्यूटर हैड ओनली वन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड इट इज़ इन CPU। जो पहले के प्रोसेसर रहते थे उसमें एक ही ALU रहता था और वो भी CPU के अंदर रहता था, so that it can perform one function at a time, which is rather a slow process for executing a long sequence of arithmetic and logic instruction। उस टाइम पे क्या होता था कि वो एक ही फंक्शन एक टाइम पे एग्जीक्यूट करता था, जिसके कारण जो हमारी प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती थी। तो जो CDC 6600 कंप्यूटर है उसके पास 10 फंक्शनल यूनिट्स है बिल्ट इन इट CPU विच कैन बी ऑपरेटेड इन पैरेलल। वो 10 फंक्शनल यूनिट काम करते हैं एक साथ, इसलिए उसको पैरेलली बोला जा रहा है। ये जो 10 फंक्शनल यूनिट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से और अपने आप में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लस एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंट है और वो ऐसा अपने से परफॉर्म कर सकते हैं। एक स्कोर बोर्ड भी दिया हुआ है उस डायग्राम में, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट एंड रजिस्टर्स। कौन सा फंक्शनल यूनिट अभी खाली है, कौन सा रजिस्टर अभी खाली है,
With this 10 functional unit and 24 registers available, the instruction issue rate can be significantly increased. इस 10 functional unit से और 24 रजिस्टर जो अवेलेबल है, इससे हमारा जो इंस्ट्रक्शन इशू रेट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट था हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट, दूसरा है पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग विद इन द सीपीयू। तो पैरेलल एडर्स यूजिंग टेक्निक सच एज कैरी लुक अहेड एड्रेस या कैरी सेव एड्रेस जो है वो ALU के थ्रू हमने CPU में डाल दिया। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू बिट वाइड सीरियल एडर्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन मशीन्स। High speed techniques are used in uniprocessor for exploring the parallelism within the CPU. High speed techniques का हम यूज़ कर रहे हैं यूनिप्रोसेसर में, जिसके थ्रू हम पैरेललिज्म को बढ़ावा दे सकें। यूज़ ऑफ मल्टीपल फंक्शनल यूनिट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म। इसके पहले वाला जो था कि मल्टीपल फंक्शनल यूनिट कर रहे थे हम, तो वो भी एक फॉर्म है पैरेललिज्म का। तो पैरेललिज्म जो है हम फंक्शनल यूनिट से अचीव कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग के ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले होता है इंस्ट्रक्शन फेच, डीकोड, ऑपरेंड फेच, ALU ऑपरेशन और स्टोर रिजल्ट। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन आता है हम उसको फेच करते हैं, उसको लेते हैं, उसको फिर डीकोड करते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, फिर हम ऑपरेंड फेच करते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, जैसे A+B लिखा हुआ है तो ये हमारा ऑपरेंड है कि करना क्या है, यहाँ पे ऐड करना है। फिर हम ALU ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट को स्टोर करते हैं। वेरियस फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आर नाउ पाइपलाइन, इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन फेच, डीकोड, ऑपरेंड फेच, ALU एग्जीक्यूशन एंड स्टोर रिजल्ट। मोस्ट कमर्शियल यूनिप्रोसेसर सिस्टम आर नाउ पाइपलाइन इन देयर CPU विद अ क्लॉक रेट बिटवीन 10 to 500 नैनोसेकेंड्स। तो ये था हमारा पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग अप्रोच। थर्ड अप्रोच है हमारी ओवरलैप CPU एंड IO ऑपरेशन। द IO ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली विद द CPU कंप्यूटेशन बाय यूजिंग सेपरेट IO कंट्रोलर्स, चैनल्स और IO प्रोसेसर्स। द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो DMA होता है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा होगा, DMA जो है वो चैनल यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए बिटवीन IO डिवाइस और मेन मेमोरी। तो यही जो DMA की टेक्निक है हम वही एम्प्लॉय करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं IO डिवाइस से मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी से IO डिवाइसेस में। तो ये ओवरलैप CPU और IO ऑपरेशन से if the bulk amount of data is to be transferred through the CPU, it takes large time and the process also becomes slow. So to overcome this, DMA technique is used. अगर हमको bulk amount of data को ट्रांसफ़र करना होता था CPU से, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने DMA टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसका कॉन्सेप्ट ही इसीलिए लाया गया है ताकि टाइम बचे और एफिशिएंसी बढ़े। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं उससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम। हायरार्की मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे हाईएस्ट हायरार्की पे रहेगा, जो सबसे छोटा है वो लोएस्ट हायरार्की पे रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर वाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है CPU, फिर है मेन मेमोरी, फिर है डिस्क, फिर मूविंग हेड डिस्क और लास्ट में है आपका मैग्नेटिक टेप यूनिट। तो CPU के अंदर है आपका रजिस्टर, कैशे, फिर है आपकी मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, फिर फिक्स्ड हेड डिस्क है, मूविंग हेड डिस्क है और मैग्नेटिक टेप्स है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो इंक्रीजिंग इन कैपेसिटी है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज इन स्पीड है। तो ये एक मेमोरी की हायरार्की है, क्लासिकल मेमोरी की हायरार्की है कि मेमोरी कैसा काम करता है। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है इस आंसर का, बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ है किसी भी सिस्टम का वो डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम। मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसकी बैंडविड्थ 1 होगी।
In case of a main memory, the memory bandwidth is measured by the number of memory words that can be accessed per unit time. सिस्टम की बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ ऑपरेशन से। मेमोरी की बैंडविड्थ कैसे डिफाइन होती है? नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स एक्सेस्ड पर यूनिट टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला है कि लेट डब्ल्यू बी द नंबर ऑफ वर्ड डिलीवर्ड और टी एम जो है वो मेमोरी साइकिल है। तो जो मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ जो है बी एम जो है वो क्या होगा? डब्ल्यू बाई टी एम, वर्ड्स पर यूनिट टाइम, वर्ड्स पर सेकेंड या बाइट्स पर सेकेंड। ये एक कैलकुलेशन फार्मूला है जिससे हम ये जान सकेंगे कि कितने ऑपरेशन से कितनी मेमोरी एक साथ हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लास्ट इसका पॉइंट है इस आंसर का पैरेललिज्म मैकेनिज्म में मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। ये जो पार्ट है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ है पहले कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स इन द सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ CPU इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो हम उसको मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। So multiprogramming for a uniprocessor is centered around the sharing of CPU by many programs. Multiprogramming अगर ये यूनिप्रोसेसर की बात करेंगे तो शेयरिंग ऑफ CPU होगा, ठीक है। Sometimes high priority program may occupy CPU for a very long duration, making the system very slow. कुछ जो हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम्स रहते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं CPU को बहुत ज़्यादा समय के लिए, जिसके कारण सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अ टाइम शेयरिंग टेक्निक। टाइम शेयरिंग टेक्निक हमने पहले भी पढ़ी है कि हम टाइम अलॉट कर देते हैं कि 45 सेकेंड्स जो है वो प्रोसेस 1 को अलॉट होगा, 50 सेकेंड प्रोसेस 2 को अलॉट होगा और उस सेकेंड्स टाइम के बाद वो जो है वापस से दूसरे सिस्टम को या दूसरे प्रोसेस को वो CPU अलॉट कर देगा। इन अदर वर्ड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल द प्रोग्राम्स competing for the use of CPU. So time sharing use of CPU by multiple programs in a uniprocessor computer helps to increase the overall performance of the system. तो मल्टीप्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग से हमको सिस्टम की एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को टाइम स्लॉट में डिवाइड करके फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबको बराबर का मौका मिलेगा CPU पे एग्जीक्यूशन करने का। तो ये वाला जो आंसर था, ये वाला जो टॉपिक था वो था पैरेलल प्रोसेसर मैकेनिज्म, और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग का, जिसका नाम है आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम। थैंक यू।